जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विथ थ्योरी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई प्लस 15 सेंटीमीटर है तो यह है कौन सा यानी कि दर्पण है। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई प्लस 15 सेंटीमीटर है तो यह कौन सा होगा, यह होगा उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस लंबाई क्या होती है, प्लस में होती है और अवतल दर्पण में माइनस में होती है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश मिति में किसी दर्पण की फोकस लंबाई का मान धनात्मक है तो वह उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है, परंतु यही फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा है। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक आवर्धित होगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी। तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी, आभासी और छोटी होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि आभासी और छोटी दिखाई देती है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कैसी होती है, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब उल्टे तथा वास्तविक होते हैं, परंतु यदि वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी व बड़ा बनता है। इसलिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रायः रोगियों के इलाज हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, डॉक्टरों द्वारा कान और गला व आँख को देखने के लिए दर्पण, सोलर कुकर में, गाड़ियों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कौन सा निर्मित करता है, तो यह निर्मित करता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अवतल दर्पण निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है क्या कहलाता है। एक गोलाकार दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है, क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है अवतल दर्पण कहलाता है। कुछ इस प्रकार से बना होता है, इसका जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की ओर झुका हुआ होता है और उत्तल दर्पण का उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 30 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है। हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R। तो यदि ये 30 डिग्री का बनेगा तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें नहीं होता है ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
तो छवि का जो निर्माण होगा वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना एवं प्रतिबिंब की स्थिति निम्नवत है। जैसे किसी वस्तु की स्थिति अगर वस्तु को अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर होगी और कैसी प्रकृति होगी, वास्तविक उल्टा एवं बिंदु के आकार का बनेगा। यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा यानी कि सी पर, तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के समान बनेगा, बराबर बनेगा। चौथा, यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बिंदु के बीच में वस्तु को रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में उसका फोकस बनेगा और इमेज बनेगा और वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो ये सभी के सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, रेलवे के सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये है हमारा प्रश्न, यही प्रश्न का है। ये प्रश्न देखिए आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। यहाँ पे देखिए वस्तु को यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के उसी ओर वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और समान लंबाई का बनता है। यहीं पर वस्तु है और यहीं पर नीचे इसका इमेज बन रहा है। अभी जस्ट हमने जो पढ़ा था आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है, अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग दिखना, ये प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, अस्त होते हुए सूर्य के लाल रंग का लाल होना प्रकाश की प्रकीर्णन का उदाहरण है, यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है, तो एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, तो जो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है वो कितना है, 1.0003 है। इसी तरह से पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.333 है और हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.417 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, ये है रिफ्रैक्टिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, हमेशा कैसा होता है, ये 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो रात के समय जो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वां, ये देखिए सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसको हमने पिक में ले लिया है बस आपको दिखाने के लिए कि ये सभी के सभी क्वेश्चन किस रूप में हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी रेलवे के। प्रश्न क्या है 19वां, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरित करती है तो यह झुकती है, किसकी ओर झुकती है, जल्दी से बताएंगे। तो ये अभिलंब से दूर और तीव्र गति से, अभिलंब से दूर हटती है, मतलब अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो ये आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है,
तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस एक्सप्लेनेशन के साथ थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों रेलवे और अन्य एग्जाम्स के लिए जीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए आर पार प्रैक्टिस सेट 2.0 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। सभी के सभी क्वेश्चन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।